हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। गाइस, मेरा नाम अंजू गोस्वामी है। गाइस, जैसे कि श्री रामा स्पेशल चैनल की तरफ से करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है 12 जून 2022 को टारगेटेड करते हुए। इस दिन आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स आयोजित होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। और ये बता दें आपसे कि ये जो आपकी जो सीरीज है ये मैगजीन से रिलेटेड है। जैसे आपकी जो फेमस मैगजीन है परीक्षा मंथन, प्रतियोगिता दर्पण, तो ये परीक्षा मंथन को पूरा कवर किया जा रहा है। जो लास्ट का जो समय है, जो बच्चे नहीं, जिन बच्चों की है कि इसमें क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, तो ये चीजें सारी चीजें हम ला के आपको की पॉइंट दे रहे हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको पढ़ना पढ़ना बस है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो गाइज, जैसे एक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, ये इकोनॉमी सेक्शन की बात करेंगे, जो जिसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात करेंगे। तो जो आपके इकोनॉमी सेक्शन में रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेगा तैयारी निर्यात सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो चलते हैं अपने विश्व आर्थिक रिपोर्ट के बारे में। ये जो आपका विश्व आर्थिक आर्थिक आउटलुक आउटलुक जो रिपोर्ट है, इसे आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है इसे। अच्छा, पहले तो ये कि इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा कि जारी कौन करता है। दूसरा ये कि अब ये चर्चा में क्यों है, अभी ये रिपोर्ट आई हुई है। ये जो रिपोर्ट है ये समृद्धि दर को बताती है। ठीक है, अब ये इन्होंने अनुमानित किया है भारत की जो विकास दर है, भारत की भारत की अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि दर है, भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 2021 में उन्होंने बताया है कि 9.5% अनुमानित किया है इन्होंने। ठीक है, भारत की जो समृद्धि दर है 2021 में 9.5% अनुमानित किया है। 2022 में इन्होंने 8.5% अनुमानित किया है। एग्जैक्टली डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लेगा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में कितना अनुमानित किया गया है। ठीक है, तो 9.5%। 2022 के लिए पूछ लेगा तो 8.5% आप बताएंगे। इसी तरीके से जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ है समृद्धि दर को अनुमानित करता है, इसी राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे एनएसओ के द्वारा और रिजर्व बैंक के द्वारा भी अनुमानित किया जाता है। ठीक है, तो एनएसओ आर्थिक संबंधी पूरे आंकड़े एनएसओ के द्वारा ही आते हैं। तो जो एनएसओ है इन्होंने जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि दर अनुमानित किया है 2021 में, 2021 और 22 में, वो अनुमानित किया है 9.2%। ठीक है, कितना? 9.2% एनएसओ के द्वारा जो भारत की समृद्धि दर जो अनुमानित किया गया है 2021, सॉरी गैस, 2021 2021-22 में वो 9.2% है। इसी तरीके से रिजर्व बैंक के द्वारा जो अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि दर है अनुमानित किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि रिजर्व बैंक के द्वारा कितना अनुमानित किया गया है समृद्धि दर। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो समृद्धि दर अनुमानित किया गया है 2021 2022 में वो है 9.5%। ये एग्जैक्टली डाटा पूछता है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ये डाटा है तो ये आप पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो 2021-22 में जो समृद्धि दर अनुमानित किया गया है वो 9.5%। 2021-22 में एनएसओ के द्वारा जो अनुमानित किया गया 9.2% एनएसओ, ये जरूर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में विश्व स्तर पर जो अनुमानित किया गया है 2021 में समृद्धि दर विश्व स्तर पर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। दो हजार इक्कीस में जो विश्व स्तर पर जो अनुमानित किया गया है समृद्धि दर
विश्व स्तर पर, वो तो भारत की थी, ये विश्व स्तर की है। ठीक है, 2021 में वो 5.9% है। ठीक है, 2022 में जो विश्व स्तर पर जो अनुमानित किया गया है वो है 4.9%। अब देखिए भारत के कितने अनुमानित किया गया था, 9.5%। ठीक है, 2021 में, अभी मैंने आपको लिखाया है 9.5%। 2022 में जो अनुमानित किया गया है वो 8.5%। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, ये की पॉइंट है, आप इसे नोट करते हुए चलें। इसके बाद जैसे मैंने बताया, निर्यात निर्यात तैयारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है गाइस, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें यह है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक निर्यात करता है। ठीक है, तो जो सबसे अधिक जो निर्यात करने वाला राष्ट्र है वो है आपका गुजरात। सबसे अधिक निर्यात गुजरात राज्य करता है। फिर है आपका महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर, महाराष्ट्र। फिर है आपका कर्नाटक। फिर है आपका तमिलनाडु। फिर है आपका तमिलनाडु के बाद है हरियाणा। इस निर्यात तैयारी सूचकांक में 2022 में ये अपर के 5 राष्ट्र हैं जो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु, फिर हरियाणा है आपका। ठीक है, इस रिपोर्ट में इस बार फोकस किया गया है जो हमारे तटवर्ती राज्य हैं वो सबसे अधिक, उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, वो सबसे अधिक निर्यात तटवर्ती राज कर रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, गुजरात भी तटवर्ती राज्य है, महाराष्ट्र भी, कर्नाटका भी, तमिलनाडु भी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछ लेगा आपसे कि निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है, फिर निर्यात में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है। ठीक है, और एक चीज और, गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है, नोट कर लीजिए, देश का पहला ऐसा राज्य जहां ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। पहले नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग राज बन चुका है। ठीक है, ये महाराष्ट्र को पीछे करते हुए गुजरात फर्स्ट नंबर पे आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो आपसे पूछ ले देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, वो गुजरात ही है आपका। अब देख लीजिए, गुजरात निर्यात करने में भी नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा, ये जो इसके जो सूचकांक होते हैं वो 4 स्तर पर मापे जाते हैं। जो 4 स्तर पर जो मापे जाते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक को, वो है आपके व्यापार करने के लिए आप ऐसा एक अपना सिस्टम इन्वायरमेंट आप क्रिएट करिए जिससे लोग व्यापार कर सके। फिर आपकी नीतियाँ कैसे हैं, नीति बहुत मैटर करती है कि उनके यहाँ की व्यापार नीति क्या है। ठीक है, फिर ये है कि जो निर्यात का प्रदर्शन है वो क्या, निर्यात मतलब कि जो निर्यात प्रदर्शन देखा जाता है, ये जो सूचकांक निर्यात तैयारी जो सूचकांक मतलब जारी किया गया है, ये जो 4 मतलब इसके जो क्राइटेरिया लिए गए हैं वो 4 क्राइटेरिया है इसके, व्यापार परिस्थिति की तंत्र, फिर नीति क्या है, फिर निर्यात प्रदर्शन क्या है उसका। ठीक है, फिर ये है कि निर्यात परिस्थिति की तंत्र क्या है। ये 4 अर्थ है कि निर्यात को प्रमोट करने के लिए कैसे वहाँ का सिस्टम है, तंत्र। ठीक है, ये 4 आधार हैं जिस आधार पर गुजरात नंबर 1 पर है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र है आपका, कर्नाटका है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक अभी जारी किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। एक समकारी लेवी बड़ा चर्चा का विषय रहा है।
समकारी लेवी। लेवी का मतलब ही होता है टैक्स, ठीक है। तो समकारी लेवी को गूगल टैक्स या सर्विस टैक्स कहा, सर्विस टैक्स भी कहते हैं इसको, सर्विस टैक्स, ठीक है। ये जो टैक्स है ये 2% टैक्स लगाया गया, 2%, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जा रहा है, देखिए हमारे इंडिया में जो लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इनकम यहाँ से वो कमाते हैं तो उन पर आयकर लगा दिया जाता है। लेकिन जो ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, जो विदेशी जो कंपनियां हैं, वो यहाँ पर ई कॉमर्स के थ्रू कमाई कर रही है, सेवाएं दे रही है, पैसे यहाँ से कमा रही है, लेकिन कोई टैक्स नहीं गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां जो यहाँ मतलब व्यापार कर रही हैं, ऑनलाइन व्यापार कर रही हैं, ऑनलाइन सेवाएं कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, लेकिन यहाँ कोई टैक्स नहीं दे रही हैं। तो ये जो टैक्स है ये उन्हीं के लिए है। और अभी हाल ही में संसद में आपकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था जब इसका विरोध हुआ इस टैक्स का, तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने जब विरोध किया तो उन्होंने कहा कि भारत को टैक्स लेना ये भारत का संप्रभु अधिकार है, ठीक है। तो समकारी जो लेवी है वो 2% लगाया गया है कि जो भी वो यहाँ कमाते हैं उसका वो 2% गवर्नमेंट को दें, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो यहाँ जो व्यापार कर रहे हैं इनके बीच मतलब टैक्स जो मतलब जो यहाँ व्यापार करते हैं, जो यहाँ कमा रहे हैं, उनसे तो आयकर ले लिया जा रहा है, लेकिन जो फॉरेनर हैं, जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, वो ई कॉमर्स के थ्रू कमा रही हैं, सेवाएं दे रही हैं, कमा रही हैं, तो वो कहने में तभी चीज़ें वो टैक्स तो दे नहीं रही है, तो उसे उस लेवल को भरने के लिए, बराबर में इक्वलिटी में लाने के लिए ये समकारी लेवी लाया गया है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये सेवाओं पर, ये टैक्स जो लगेगा ये सेवाओं पर लगेगा, ठीक है, सेवाओं पर टैक्स दो पर लगता है, गुड्स पर, एक सर्विस पर, तो सर्विस पर है। फिर है आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात आपका भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, ठीक है। तो कहने में तो ये चीज़ें, ये जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे हब कहा जा रहा है, तो ये किस बेस पर किया गया है, ये जीवीए, एक जीवीए होता है, ठीक है, ग्रास वैल्यू एडिशन, ग्रास वैल्यू एडिशन, ठीक है, जिसके थ्रू देखा गया कि इनमें जो गुजरात राज्य का है, ग्रास वैल्यू एडिशन में गुजरात राज्य की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब कि 2012 से 2020 तक में 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, लगभग 5 लाख करोड़ का जीवीए हुआ है, ठीक है। बस इतना जानिए कि भारत जो वो गुजरात जो है वो पहला ऐसा राज्य है जो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हब में महाराष्ट्र के पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट नंबर पे आ गया, पहला राज्य नहीं, फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब में। आज जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक आंकड़ा दिया गया वो जीवीए के आधार पर दिया जाता है, ग्रास वैल्यू एडिशन के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। 2012-2020 के अनुसार जो जीवीए है वो 5 लाख करोड़ है, ठीक है। इसी आधार पर गुजरात जो है आपका पहले नंबर पे आया है, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ योजनाओं के पर। अभी हाल ही में एक योजना बड़ी चर्चा में रही, ये जिस योजना की शुरुआत आपकी मार्च 2020 में हुई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन अन्न योजना, ठीक है। ये प्रधानमंत्री अन्न योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसकी शुरुआत कोरोना के टाइम में हुई थी, कोरोना के टाइम में आपकी हुई थी मार्च 2020 में। ये इसलिए अभी चर्चा का विषय रहा कि जो इसकी टाइमिंग थी मार्च 2022 में समाप्त होने वाली थी, 2022 में इसकी जो टाइमिंग बढ़ा दिया गया है वो
2022 कर दिया गया है। ठीक है, बस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपसे अगर पूछ ले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हाल ही में बढ़ाया गया है कब तक, सितंबर 2022 तक, अक्टूबर 2022 तक, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सितंबर 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया है। फिर हाल ही में एक योजना बड़ी चर्चा में रही, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना। अब इस योजना में क्या किया जाएगा, जो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना, इतना समझ में आगे की लड़की के लिए है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह कि जो इस अंतराल की जो लड़कियां हैं जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं किसी कारणवश, उनको फिर से मतलब कि इसमें लाया जाए इस योजना के तहत और उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है ताकि उनकी एजुकेशन दी जाए उनको। ठीक है, तो ये जो योजना है ये उन्हीं के लिए, लड़कियों के लिए, 11 से 14 वर्ष की जो लड़कियां जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं तो फिर से वो आए, अब पढ़ें आके। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना इसलिए इसे 7 मार्च 2022 को शुरू किया गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था योजना इधर 3-4 योजना दे देगा, फिर इधर स्टार्टिंग दे देगा कि उसकी स्टार्टिंग कब से हुई है। ठीक है, तो ऐसे करके पूछ लेता है, तो इसलिए जो इसकी शुरुआत हुई है ये इम्पोर्टेंट है, 7 मार्च 2022। एक अंतरराष्ट्रीय, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय, ये एक योजना लाई गई, अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। ठीक है, अब जो इसका संचालन होगा, इसका संचालन कहाँ से होगा, 5 वर्षों तक इसका संचालन कहाँ से होगा, भारत के पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, भारत के पुणे में स्थित है जो भारतीय ठीक है, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय उष्णदेशीय मौसम संस्थान है। ठीक है, ये जो विज्ञान संस्थान है, ठीक है, ये जो संस्थान है यहाँ से इस योजना को संचालित किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय 5 वर्षों तक है। ये जो इंटरनेशनल पर जो मानसून से रिलेटेड है ये उसका अध्ययन करेगा। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ से संचालित होगा, पुणे से ये संचालित होगा। ठीक है, इसे लाया गया अनुसंधान के लिए, इसमें अनुसंधान किए जाएंगे मानसून से रिलेटेड। ठीक है, अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, देश में पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई है, देश में पहली वाटर टैक्सी का भी उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो ये किस राष्ट्र में है, वो है महाराष्ट्र में। देश में पहली वाटर टैक्सी जो चलाई जा रही है वो महाराष्ट्र में, अभी इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। और आपको एक चीज बता दें, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहाँ सबसे पहले जो रेलवे चली थी वो वहीं से चली थी। ठीक है, आपका कहाँ से कहाँ तक चली थी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलवे स्टेशन, पहली रेल जो चली थी वो यहीं से चली थी, मुंबई से ठाणे। इसी तरह देश में जो पहली वाटर टैक्सी की जो शुरुआत हुई वो महाराष्ट्र से हुई, अभी इसका उद्घाटन हुआ है। एक आपकी मेक इन इंडिया प्रोग्राम
जो मेक इन इंडिया अभियान है वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो हाल ही में अभी इसका सेमिनार हुआ था, तो ये फिर से चर्चा का विषय बना है। तो आपको भी पता है, मैंने कई बार ये चीज़ हम बता चुके हैं कि जो योजनाएं होती है, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। पुरानी योजना पुरानी योजना भी जाके पूछ लेता है कि उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो मेक इन इंडिया फिर से चर्चा में आया है। इसका सेमिनार था, पीएम मोदी जी भाषण दिए हैं। तो इसमें जो मेक इन इंडिया जो है अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो गाइस, जो इसकी शुरुआत हुई थी, जो लॉन्च किया गया था, वो 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, इसको जो लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया अभियान, भारत के लिए निर्मित मेक इन इंडिया अभियान, भारत में निर्मित। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को। इसके बाद अभी जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग के जो मेक इन इंडिया अभियान का जो लक्ष्य है, लक्ष्य जरूर याद रख लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। लक्ष्य जो है मैन्युफैक्चरिंग के 2025 तक 2025 तक जो मैन्युफैक्चरिंग जो भारत को बढ़ाना है 2025 तक, वो जीडीपी का 25% है। जीडीपी का 25% करना है, मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाकर 2025 तक। ठीक है, 25% तक, ये इंपॉर्टेंट है 2025 तक। इसके बाद बस आप इतना ही जानिए कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई है। अभी इसका सेमिनार था, इसलिए काफी चर्चा में रहा है। आयोजना इस वैसे ही पूछ लेता है। तो लक्ष्य जो है इसका 2025 तक है, जीडीपी का 25% बनाना। ठीक है, जल मेट्रो परियोजना लॉन्च की गई है आपकी। ठीक है, तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां जल मेट्रो परियोजना लॉन्च किया गया है, जो पहला शहर बना है? वो है आपका पहला जल मेट्रो परियोजना। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां लॉन्च किया गया है? वो है आपका कोच्चि, कोच्चि केरल। केरल, जो पहली जो नाव है जल मेट्रो परियोजना की, जो पहली नाव है, उसका नाम है मुजरिस। ठीक है, तो जल मेट्रो परियोजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर है, वो कोच्चि है, केरल में है। ठीक है, जो पहले जो इसकी नौका है उसका नाम है मुजरिस, नोट कर लीजिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता चलाया गया था। आपसे पूछ लेगा ना, ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता किसके द्वारा चलाया गया? ठीक है, तो ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता, नन्हे फरिश्ते, ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता था। ठीक है, नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे जो फरिश्ता है वो चलाया गया, वो आरपीएफ, रेलवे की जो आरपीएफ है, आरपीएफ आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे रेलवे में बिछड़ते हुए मिलते हैं, तो उनको, ताकि उनका शोषण ना हो सके, ठीक है, उनकी तस्करियां ना हो सके, उसको रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था, जिनमें से इस साल कहा जा रहा है कि लगभग 1000 के आसपास बच्चों को बचाया गया है मानव तस्करी से। ठीक है, कुछ बच्चे जान से छोड़े जाते हैं वहां पास रेलवे पर, और कुछ बच्चे छूट जाते हैं, तो उनके थ्रू इन बच्चों को बचाया गया है, 1000 बच्चों को। तो ये योजना जो है वो आरपीएफ की है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। एक अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट की गई थी, हाल ही में नहीं स्टार्ट की गई थी, 2015 में स्टार्ट की गई थी आपकी। तो उसके तहत अभी एक पहल हुई है, लाभार्थियों से रूबरू। कहने मतलब ये चीज है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो जो लाभार्थियों से रूबरू ये जो पहल है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको आवास मिला हुआ है, तो इससे क्या होगा, जो शहरी जो मंत्री हैं वो बात करेंगे, ताकि उनमें एक समानता की भावना है, एक जो भी है उसे वो फीडबैक लेंगे। ठीक है, तो ये जो कहने मतलब ये चीज है, लाभार्थियों से रूबरू जो पहल है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है।
प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना भी कह लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे बात करने के लिए लाभार्थियों से रूबरू एक पहल स्टार्ट किया गया है। से रूबरू एक पहल की गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, ताकि जो लाभार्थी हैं इसके प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनसे बातचीत किया जा सके, ठीक है, उनसे फीडबैक लिया जा सके, ये चीज़ है। तो कि इनका इसको जो लॉन्च किया गया था वो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये मैंने कहा ना कि ये योजनाएं हाल ही में काफी चर्चा का विषय है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट हुई थी, 25 जून 2015, और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014, ठीक है। बाकी आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।